नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 12 दिसंबर की तारीख है और आज की तारीख महाराष्ट्र की राजनीति के लिए इसलिए अहम है क्योंकि राज्य की राजनीति के दो दिग्गज राजनेताओं का आज ही के दिन जन्मदिन है। एक है एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जो कि 83 साल के हो गए हैं और जिन्होंने की बीते 6 दशकों से महाराष्ट्र की सियासत में अपना दबदबा बना रखा है। उन्हें महाराष्ट्र का स्ट्रॉन्ग मैन कहा जाता है, मराठा स्ट्रॉन्ग मैन। और दूसरे शख्स हैं बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे, दिवंगत गोपीनाथ मुंडे। उनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। तो आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो गोपीनाथ मुंडे के बारे में है और किस तरह से गोपीनाथ मुंडे की एक रणनीति ने मुंबई में अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़कर रख दी थी। दोस्तों, आज मुंबई शहर में अगर रोजाना गैंगवॉर नहीं होते, रोज गोली नहीं चलती और फिल्मकार, व्यापारी, कारोबारी, बिल्डर अगर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं तो उसके पीछे गोपीनाथ मुंडे की ओर से 90 के दशक में अपनाई गई एक रणनीति ही जिम्मेदार मानी जा रही है। तो रणनीति क्या है, आइए जानते हैं। हुआ यह कि 1995 में जब पहली बार शिवसेना बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तो उसके पहले शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने राज्य में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा था, जिस तरह से गैंगवॉर बढ़ रहा था और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में आरोप लग रहे थे कि आपराधिक छवि के लोगों की भर्ती की जा रही है, उन तमाम विषयों को मुद्दा बनाया था। और उसी आधार पर जो तमाम आधार थे, एक तो ध्रुवीकरण तो था ही हिंदुत्ववाद को लेकर, बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद जो दंगे हुए थे उसकी वजह से पोलराइजेशन भी एक फैक्टर था, लेकिन इन तमाम कारणों की वजह से बीजेपी शिवसेना का गठबंधन पहली बार महाराष्ट्र की सत्ता में आया। अब चूंकि शिवसेना के पास में ज्यादा सीटें थी इसलिए मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया गया और दूसरी बड़ी पार्टी बीजेपी की ओर से गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें गृह मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया, वो राज्य के गृह मंत्री भी थे। लेकिन गोपीनाथ मुंडे के लिए यह पद हासिल करना एक तरह से कांटों के ताज पहनने जैसा था, क्योंकि उस वक्त मुंबई की हालत बेहद खराब थी। मुंबई में रोजाना गोलियां चलती थी, रोज एक या दो लोग गैंगस्टर्स की गोलियों का शिकार होते थे। कारोबारियों को, बार मालिकों को, होटेलियर्स को, फिल्मकारों को एक्सटॉर्शन के धमकी भरे फोन कॉल्स आते थे और शहर पर दबदबा होता था दाऊद इब्राहिम के गिरोह का, छोटा राजन के गिरोह का, अमर नाइक के गिरोह का, अबू सलीम के गिरोह का और पड़ोसी शहर थाने की बात करें तो सुरेश मांचेकर के गिरोह का। ये खौफ का पर्याय बन चुके थे तमाम नाम। और ऐसे में सरकार पर दबाव था कि वो इन पर लगाम कसे, इस खून खराबे को बंद करवाए, ताकि मुंबई जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, वहां पर ये कारोबारी, ये बिजनेसमैन बेखौफ होकर अपना काम कर सके। लेकिन वैसा नहीं हो रहा था। हालांकि पुलिस अपनी ओर से दबिश देती थी, पुलिस उनको गिरफ्तार करती थी, लेकिन अदालत में जब मुकदमा चलता था तो गवाहों को डरा धमकाकर चुप करा दिया जाता था, वे अपने बयानों से मुकर जाते थे और ये लोग छूट जाते थे और फिर से उसी काले धंधे में लग जाते थे। दोस्तों, आपको याद होगा कि 1998 में अगर आपने फिल्म सत्या देखी है, राम गोपाल वर्मा की बनाई हुई, तो उसमें एक सीन है जहां पर कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर की भूमिका निभा रहे परेश रावल, जिनका नाम होता है अमोद शुक्ला, उनकी एक मीटिंग होती है मुख्यमंत्री के साथ में और जहां पर मुख्यमंत्री के साथ उनकी बहस होती है और मुख्यमंत्री उनसे पूछते हैं कि इस तरह से जो है शहर की हालत खराब है, आप कुछ करते क्यों नहीं। तो फिर अमोद शुक्ला वही कारण बताते हैं कि हम तो उनको पकड़ते हैं लेकिन फिर वो छूट जाते हैं, अगर जेल में डालो तो जेल के अंदर रह के ऑपरेट करते हैं, अगर भाग गए तो देश के बाहर रह के ऑपरेट करते हैं, तो ऐसे में कुछ नहीं किया जा सकता। और उनका कहना था कि हम कानून का पालन करते हैं इसलिए कुछ नहीं कर सकते, जबकि गैंगस्टर कानून तोड़ते हैं इसलिए वो बेखौफ रहते हैं। तो इस पर उस मुख्यमंत्री ने उनको यह कहा था कि कमिश्नर साहब, आपको जो ठीक लगे वो करिए, मैं आपको पूरी आजादी देता हूं, लेकिन प्लीज क्लीन द सिटी। तो ये वो सीन था जिसके बाद सत्या फिल्म में एनकाउंटर्स शुरू हो जाते हैं। तो शायद आपको पता नहीं होगा कि सत्या फिल्म का ये सीन दरअसल गोपीनाथ मुंडे से प्रेरित है,
गोपीनाथ मुंडे ने भी फिर एक रणनीति बनाई थी। जब इस तरह से हाहाकार मच गया था मुंबई शहर में, तो उसके बाद गोपीनाथ मुंडे ने तमाम मुंबई पुलिस के अधिकारियों को बैठक के लिए मंत्रालय में बुलाया और उनसे भी वही सवाल किया जो कि अमोद शुक्ला से मुख्यमंत्री ने किया था। तब उस वक्त रॉनी मेंडोंसा थे मुंबई के पुलिस कमिश्नर, और उन्होंने भी कारण बताया कि किस तरह से गैंगस्टर्स छूट जाते हैं और बेखौफ होकर अपना काम करते हैं। तब उन अधिकारियों को गोपीनाथ मुंडे ने यही डायलॉग कहा था, यही शब्द उन्होंने कहे थे कि आप जो भी आपको ठीक लगे आप कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन मुंबई शहर को साफ कीजिए। और फिर उसके बाद ठीक फिल्म सत्या में जिस तरह से दिखाया गया, वैसे ही मुंबई शहर में एनकाउंटर्स का सिलसिला शुरू हो गया। गैंगस्टर्स को पकड़ पकड़ कर मारा जाने लगा। अगर 1995 की बात करें, जिस साल गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री बने थे, गृह मंत्री बने थे, उस साल सिर्फ 7 ही एनकाउंटर हुए थे। लेकिन जब एक बार गोपीनाथ मुंडे ने छूट दे दी, तो उसके अगले ही साल 1996 में यह संख्या बढ़कर 59 हो गई। सोचिए, एक साल पहले तक सिर्फ 7 ही गैंगस्टर एनकाउंटर्स में मारे गए थे, उसके अगले साल 59 मारे जाते हैं। और फिर उसके अगले साल यानी कि 1997 में यह संख्या 70 की हो जाती है। हर दिन पुलिस एनकाउंटर्स की खबर आ रही थी। एक तरफ गैंगस्टर्स किसी को मारते थे, किसी फिल्मी हस्ती को मारते थे, किसी बार मालिक को मारते थे, किसी बिल्डर को मारते थे, किसी कारोबारी को मारते थे, तो दूसरी तरफ पुलिस अलग अलग गिरोहों के गैंगस्टर्स को भी खत्म कर रही थी। और पुलिस ने एक तरह से नीति बना ली थी कि अगर कोई भी एक मर्डर केस में भी पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, उसका नाम आता है, तो वो एनकाउंटर के लिए फिट समझ लिया जाता था और फिर उसको पुलिस खत्म कर देती थी। लेकिन पुलिस की इस नीति पर विवाद भी हो गया और तमाम मानवाधिकार संगठनों ने आवाज उठाई कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, इस तरह से लोगों को पकड़कर मारा जा रहा है और पुलिस न्यायपालिका की भूमिका नहीं अपना सकती। और उनके इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद में जब हाईकोर्ट में मामला गया, तो उसके बाद हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट के तत्कालीन जज अग्रवाल को जिम्मा सौंपा कि वो इन एनकाउंटर्स की जांच करें और एक रिपोर्ट सौंपे। तो 1998 में यह रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने पुलिस का मनोबल खत्म कर दिया। उस रिपोर्ट में पुलिस पर काफी तीखे कटाक्ष किए गए और यह बताने की कोशिश की गई कि पुलिस बेगुनाहों को मार रही थी, फर्जी एनकाउंटर्स कर रही थी, और इस तरह की सिफारिश की गई थी कि पुलिस वालों के खिलाफ हत्या के मामले चलाए जाने चाहिए। इससे पुलिस महकमे में खौफ छा गया, डर छा गया और पुलिस ठंडी पड़ गई। और पुलिस के ठंडे पड़ने का फायदा फिर से गैंगस्टर्स ने उठाना शुरू किया और फिर से एक एक करके शूटआउट्स करने शुरू कर दिए। और हुआ ये कि उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि दक्षिण मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में, जहां पर कि पुलिस मुख्यालय है, ठीक पुलिस मुख्यालय के बाहर एक बड़े कपड़ा व्यापारी जिसका नाम भरत शाह था, उसकी छोटा शकील के शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी और गोलियों की गूंज पुलिस कमिश्नर के केबिन तक भी गई। इसके बाद मुंडे भड़क गए और उन्होंने कहा कि चाहे जो भी हो जाए, कोई भी कानूनी पचड़ा होगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप फिर से शुरू कीजिए। और फिर उसके बाद पुलिस फिर हरकत में आई और वापस से एक बार एनकाउंटर्स का सिलसिला शुरू हो गया और 82 गैंगस्टर्स उसी साल, उसके अगले साल मार दिए गए 1999 में। 1999 में शिवसेना बीजेपी की सत्ता चली गई और गोपीनाथ मुंडे को पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार आई, लेकिन उस गठबंधन सरकार ने एनकाउंटर्स की इस नीति को जारी रखा और गैंगस्टर्स एक एक करके मारे जाने लगे। और एनकाउंटर्स की इस नीति का एक असर यह हुआ था कि मुंबई शहर में एक पुलिस वालों की अलग नस्ल तैयार हो गई, जिनको कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी कहा जाने लगा, क्योंकि जो गैंगस्टर्स को मारते थे ऐसे चुनिंदा अधिकारी ही थे, जैसे कि प्रदीप शर्मा, विजय सालस्कर, रविंद्र आंग्रे, दया नायक, प्रफुल्ल भोसले, यही वो नाम होते थे जो कि गैंगस्टरों को मारते थे। तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भी एक पद खड़ी हो गई। हालांकि इनमें से भी तमाम लोग बाद में कई तमाम तरह के विवादों में फंसे। लेकिन आज गोपीनाथ मुंडे को अगर याद किया जाता है, एक तो बड़े ओबीसी नेता हैं, उस तौर पर उनको याद किया जाता है, ओबीसी के बड़े नेता थे। 2014 में जब उनका कथित तौर पर कार एक्सीडेंट में निधन हुआ, तब तक ये बात चल रही थी कि भले ही वो केंद्र में चले गए हों, केंद्रीय मंत्री बन गए हों, लेकिन उसी साल अक्टूबर में जो चुनाव होने वाले थे, तो उसमें हो सकता था कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में भी होते, और अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते तो आज महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर कुछ अलग होती। शायद देवेंद्र फडणवीस को तब मौका ना मिल पाता। तो ये कहानी आपको कैसी लगी?
जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतजार रहेगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।